जो बच्चे इस साल फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि फ़र्स्ट एड एंड हेल्थ के पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में 100% फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक व्यक्ति को बेहोशी की एक छोटी अवधि, बेहोशी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? भाई हम जो हैं उसको ताज़ी हवा दे सकते हैं, पीड़ित को लेटने में उसकी मदद कर सकते हैं और पीड़ित को आश्वस्त कर सकते हैं, है ना। यही तो हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? बाकी तो भैया डॉक्टर ही कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है, पीड़ित सदमे में है। अरे यार होता है ना, आदमी सदमे में चला गया। पीड़ित बोलने और झटकों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, पीड़ित अभी भी सतर्क है। तो ए पे टिक लगाओ, पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है। कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है? पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है। ए पे टिक लगा दो बेझिझक। बाकी जिन बच्चों को PDF फाइल चाहिए चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं? अरे यार नस है, नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं? घाव से रक्त समान रूप से बहता है। घाव से रक्त यानी कि नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं? भाई आज आपको मैं डॉक्टर बना के छोड़ूंगा पक्का 100%। देखो आप नस से खून बहने की पहचान कैसे कर सकते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज। तो घाव से रक्त जो है वो समान रूप से बहता है, इसका मतलब है ब्लड जो है वो नस से बह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नस से जो ब्लड बहता है उसे रोकना भी भारी पड़ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक केबिन अटेंडेंट के रूप में डायन ऑफ फर्स्ट एंड ड्यूटी आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। खतरे से अवगत रहें, खतरे से अवगत रहें। अगर देखो मेडिकल लाइन में क्या होता है कि अगर किसी आप बड़े हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो ना, तो अगर आपके सुई भी लग गई तो उसका भी एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होता है। जो लोग वहाँ के वर्कर होते हैं, स्टाफ होता है, प्रॉपर तरीके से ना उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, समझ गए, ताकि इन्फेक्शन ना फैल सके। तो खतरे से अवगत रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय रूट आपातकालीन परिवहन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपातकालीन तकनीक मतलब समझते हो, एम्बुलेंस जैसा आप बोलते हो, ठीक है। यात्री को स्थानांतरित करने के लिए, हाँ ए पे टिक लगा दो, यात्री को स्थानांतरित करने के लिए ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। जे वाला, जे दिखाई दे रहा है ये वाला, ये यात्री को स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है, इधर राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन 6 है हमारा, रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्यवाही क्या होगी? ये ऐसा मान के चलो कि आपका ना माइंड टेस्ट हो रहा है, आप क्या सोचते हो। हालांकि पेपर बहुत कम बच्चों का पढ़ा हुआ आता है, लेकिन जो बता रहा हूँ वो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते आते हैं। बस आपकी मेंटली यानी कि मेंटल एबिलिटी चेक होगी। इस पेपर का मतलब क्या है कि आपकी मेंटल एबिलिटी चेक होगी, आप क्या कर सकते हैं, खतरा है तो क्या कर सकते हो आप। रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्यवाही क्या होगी? सांस लेने की जांच करें, बीमारी की जांच करें, पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं, सी पे आप टिक लगाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, हेमलिज प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। हेमलिज प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं मुझे आज, फटाफट देख लेते हैं तेज़ी से। हेमलिज प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है जल्दी बताओ बेटा। हेमलिज प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जो है वो है पीड़ितों के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, वो हेमलिज होता है। ए पे टिक लगा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा, 8वां, CPR के प्रत्येक चक्कर के लिए आपको कितने कंप्रेशन और सांस लेने चाहिए? CPR देना पड़ता है ना, CPR के प्रत्येक चक्कर के लिए आपको कितने कंप्रेशन और सांस लेने चाहिए? तो 30 संपीड़न और 2 सांस आपको लेने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़े जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए आज तो हम। एनाफिलेट यानी कि फिलेक्टिक शोक का क्या कारण है? एनाफिलेक्टिक शोक का क्या कारण है? दम घुटना, कीट का डंक या मकड़ी का काटना, 3 डिग्री जलना या दिल का दौरा। ये जो टिक लगे हुए हैं ये हो सकता है कोई टिक मिस्टेक हो, इसलिए ऑप्शन पढ़ रहा हूँ ताकि गलती ना हो।
तो कीट का डंक लगना या मकड़ी का काटना इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या है। थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या। भाई थर्ड डिग्री टॉर्चर तो पढ़ा है हमने, लेकिन बर्न क्या है। जली हुई त्वचा, कोई दर्द नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जली हुई थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या होते हैं। जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता कि त्वचा आपकी जल गई हो और दर्द ना हो। भाई जला हुआ आदमी से खतरनाक आदमी कोई नहीं होता, इतना दर्द भयंकर वाला होता है। पर ये थर्ड डिग्री लक्षण है तो अलग चीज़ रही। 11वां देखते हैं, गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव हैं हो जाता है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है जब रक्त लगातार बहता है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध देते हैं टाइट करके, दबाव है नहीं तो उससे ब्लड रुक जाता है। तो साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, आप आपातकालीन पट्टी के अंत में गांठ लगाते हैं। एक बार का बात बताऊं तुम्हें मैं, घोड़ा होता है हाँ, तो जो व्यक्ति उस पर बैठा था, एक खुरपी होती है गांव साइड में, आप शहर के लोग कहाँ के हैं पता नहीं, लेकिन गांव साइड में जो खुरपियाँ होती हैं इससे घास वगैरह नलाते हैं, तो उसके पैर पे गिर गई। पैर के मतलब जो उसका खुर होता है उसके ऊपरी हिस्से पे, जहाँ पे खुर जमा हुआ होता है, नस पे लग गई। जब खून बह रहा है तो लगातार खून बह रहा था, बतेरी कोशिश की रोकने की, लगातार खून, डॉक्टर ने आके भी कोशिश करी, लगातार खून बहता रहा और बहुत टाइम बाद जो है खून में जवाब उत्पन्न हुआ दवाइयों के जरिए, वो भी जब रस्सी से बांधे गया पैर बढ़िया करके ताकि खून नीचे को ना आए। समझ गए, इतना खतरनाक रक्तस्राव होता है। तो यहाँ से जो है आप आपातकालीन पट्टी के अंत में गांठ लगाते हैं स्पष्ट रूप से घाव से दूर। अरे यार बहुत, ये तो बात बिल्कुल सही है ना कि यार, अरे जो बच्चे काम सीख रहे हैं ना डॉक्टर लाइन का, वो लगभग सभी ऑप्शन सही कर देंगे, पर छोटे छोटे हॉस्पिटलों में इन चीज़ों को बताते ही नहीं है। दे दवाई ले दवाई, दे दवाई दे दवाई। मेडिकल लाइन में चले जाओ आप, मेडिकल पे खड़े जो बच्चे मेडिकल पे काम सीखते हैं, साइड में खड़े हो गए, दवाइयों के नाम बोल दे, अपलासिन टपलासिन टपलासिन निकाल दो, खट से निकाल दिया, बोले लो ये लो, बस ये बच्चों का काम होता है। बाकी इन चीज़ों को बहुत कम सिखाया जाता है। नीचे बताई गई ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है, क्लास ली जाती है उनकी। नीचे बताई गई चीज़ों की डायन से झटका लग सकता है। डायन एक क्या चीज़ है। दिल का दौरा, बी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, शौक के लिए आपको क्या करना चाहिए। शौक मतलब झटका है तो क्या करना चाहिए। पीने के लिए कुछ ना दें, यात्री को फिर से आश्वस्त करें और चिकित्सा सहायता लें। सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 देखो, छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं। कोई छोटा कट लग गया है तो आप क्या कर सकते हैं। साबुन और पानी से धोएं, एक बांझ पट्टी के साथ कवर करें। हाँ ए पे टिक लगा दो। मेरी छोटा सा कट हो गया है तो साफ पानी से उसको धो लें, साबुन और पानी से धो लें उसको, और एक बांझ पट्टी के साथ कवर करें, या साबुन और पानी से धोएं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 16वां देखते हैं, रक्त परिसंचरण किसके कारण रुक सकता है। रक्त परिसंचरण किसके कारण रुक सकता है। दिल के दौरा जब पड़ता है ना, समझ गए, तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है, बस वही वाला हिसाब होता है। दिल का दौरा, यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए, ये खतरनाक रोग होते हैं यार, इनसे तो बस गॉड बचाए। कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकता है। जो कवर बैंडेज होता है उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं। एक बांझ होना चाहिए। बांझ मतलब क्या आता है, ये एक बांझ होना चाहिए। चलिए 18वां देखते हैं, जब किसी यात्री की सांस नहीं चल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए। तुरंत CPR शुरू करें। अरे ये तो समझ लो नॉर्मल चीज़ है, और एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन तो आते ही आता है। कोई कुछ ना आए आपके एग्ज़ाम पेपर में, पर ये जरूर फंसेगा पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, होम लिच प्रक्रिया का उद्देश्य। अभी वही जो है ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, फिर आ गया, पीड़ितों के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, है ना। क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहा है, जो आपका एग्जाम पेपर आता है वहाँ भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। चलिए, आप धमनी रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं। धमनी, जो धमनी से रक्तस्राव है कैसे, घाव से दालों के साथ रक्त का प्रवाह। थोड़ी सी ना मिस्टेक कर दी गई है, हल्की सी, अब दाल लिखा हुआ है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ और हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नक्सीर को रोका जा सकता है। एक नक्सीर को रोका जा सकता है। नथुनों को कुछ देर के लिए थपथपाना। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। केबिन अटेंडेंट के रूप में आपके लिए नीचे दिए गए प्राथमिक चिकित्सा कर्तव्यों में से कौन सा सर्वोच्च प्राथमिकता है। केबिन अटेंडेंट के लिए
पीड़ित से बात करें और उनके कंधों को हिलाएं, ये इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन अभी यही ऑप्शन आगे भी आया। 23 देखते हैं, क्रिसमस रोग किस नाम से भी जाना जाता है? क्रिसमस रोग, अबे क्रिसमस ट्री होता है, क्रिसमस डे होता है, क्रिसमस रोग भी आ गया। क्रिसमस रोग को इस नाम से भी जाना जाता है, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी के नाम से क्रिसमस रोग को भी जाना जाता है। चलिए 24, निम्नलिखित में से किसे हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना गया है? घर्षण, साबुन, पानी। घर्षण इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अरे ऐसा ना, साबुन लगाओ, साबुन अपना हाथ पे तो लगा लिया, फिर अगर हाथों को ना रगड़ा तो फिर क्या फ़ायदा यार? साबुन लगा के हाथों को रगड़ा जाता है, रगड़ने का मतलब घर्षण, फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए सी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक लगा दिया सी पे टिक। यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, निम्नलिखित स्टेम कोशिकाओं में कौन सी गर्भनाल में पाई जाती है? स्टेम कोशिकाओं में से कौन सी गर्भनाल में पाई जाती है? गर्भनाल, रक्त, स्टेम सेल। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके माइंड में फंस जाएगा पक्का। और ये ध्यान देना, सारे क्वेश्चन आपके करे कराए आएंगे, सारे क्वेश्चन आपके पढ़े पढ़ाए आएंगे, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, उनके आंसर भी बस टिक लगाना होगा सही पे। और बच्चों के बड़े शानदार नंबर आते हैं। बच्चे कहते हैं सर इस क्वेश्चन पेपर में हम 82 क्वेश्चन सही करके आए हैं और 85 क्वेश्चन सही करके आए हैं। 100 to 100 क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से करने होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजों में 75 भी करने होते हैं, वरना तो टोटल 100 to 100 ही चलता है इसमें कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, यदि वेगस तंत्रिका काट दी जाए तो हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। अब वेगस तंत्रिका क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। 2 मिनट का हैंड वॉश करने के लिए 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से धो लें। ठीक है, 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से धो लें, फिर 1 मिनट के लिए साबुन से धो लें। अच्छा, 1 मिनट धो लें, अच्छी तरह से धो लें, फिर से लगा लें और दूसरा मिनट धो लें। बी पे आप टिक लगा दो, इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा 28, और मैंने क्या बताया, जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो बेझिझक टिक लगा देना। प्रभावी हाथ धोने के लिए हाथों को कितने समय तक रगड़ना है? 20 सेकंड तक रगड़ना। ऐसा करते हैं अब पूरी ज़िंदगी भर हाथ ही धोते रहते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक रगड़ते रगड़ते खाल छुड़ा लो, खाल हाथ की है। अबे 2 मिनट बहुत हो गए यार। आदमी कहाँ, आदमी आपका साबुन लगाया, ले भैया हो गया काम, 10-5 सेकंड में बोले चलो खाना खाने। 20 सेकंड इज़ द राइट ऑप्शन। ये मेडिकल वाले जो होते हैं भैया, ये इनका तो अगर तुम इनका शरीर से जब तुम मिलोगे ना, इन लोगों से जो मेडिकल पे लड़के काम करते हैं या डॉक्टर होते हैं, जब इनसे मिलोगे आप, कमरे में बिठाओगे अपने, तो पूरा कमरा दवाइयों से भर जाएगा तुम्हारा। दवाई की आएगी, क्योंकि ये 24 आवर यानी कि दिन में तो रहते हैं डॉक्टर में, मतलब वहाँ पे लाइन में। कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल पे रहता है आपसे मिलेगा, दवाइयों की पक्का आएगी उसके अंदर से, तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये वाला। और ऐसी जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हाथ धोना, क्योंकि बार बार संक्रमण लगातार हो सकता है, किसी व्यक्ति से फैल जाए, तो वो हाथ धोते रहते हैं लगातार। और उसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या नाम होता है, मैं भूल गया यार, चलो, अरे वो आता नहीं है, हाथ संक्रमणहारी जो होता है, जो कि संक्रमण को रोकता है, मैं नाम भूल गया यार उसका, चलो दे जाओ, याद आगा बताऊँगा अभी। तो प्रभावी हाथ धोने के लिए हाथों को कितने समय तक एक साथ रगड़ा जाता है? 20 सेकंड तक। 20 सेकंड का टाइम होता है, ठीक है, याद कर लो ठीक से, ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, इससे पहले कि आज तो आए, इससे पहले कि आप रोगियों के साथ काम करना शुरू करें, आपको निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप रोगियों के साथ काम करना है उससे पहले अपने हाथ धो लें, 2 मिनट का हैंड वॉश करें। ठीक है, तो डॉक्टर लाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ये वाली। 30 देखो, केंचुए में श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से होती है, त्वचा के माध्यम से होती है केंचुए में। मछली तो आपने बहुत पकड़ी होंगी, लिया कांटा और भैया घेंसुआ पकड़ा, केंचुआ, और डाल के कांटे में और ले, हो गया काम है। अरे गांव साइड में बहुत मारते हैं मछली, वही इस टाइप से। 31 देखो, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? सभी होते हैं, खोपड़ियाँ भी होती है, वर्टेब्रल कॉलम भी होता है, रिब्स और स्टर्नम भी होता है, और सभी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो यार ये पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये पेपर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार इससे आपको बहुत ज़्यादा सीख मिल रही है नहीं मिल रही है। चलिए 32 देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताएं। फीमर, जांग की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है, फीमर। और क्या जांग है। 33 देखते हैं, मनुष्य की खोपड़िया में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान बदल सकती है। मनीडुवल बोन, मैंडिबल होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मनीडुवल बोन जो होती है यही इसका राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34,
किस वर्णक की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? स्टेप्स इज द राइट ऑप्शन। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? स्टेप्स इज द राइट ऑप्शन, दमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। उंगलियों की हड्डियों के रूप में भी जाना जाता है यानी कि फन लगेस, ठीक है, यही तो बोला जाएगा इसको, फन लगेस को उंगलियों की हड्डी के रूप में भी जाना जाता। तो ये कुछ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ो ठीक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? 3 प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। जोड़ जो होता है 3 प्रकार के जोड़ क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। पेशी की विद्युतीय गतिविधि का रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राम। यहाँ भी आ गया ये EMG, ये कई बार एग्जाम पेपर में आया हुआ है, इसलिए मत छोड़ना इसको। पेशी की विद्युतीय गतिविधि का रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोमायोग्राम, ये पेपर में आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताओ? फाइबुला। ये क्या है? मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है फाइबुला। अब ये कहाँ पर होती है ये भी आपको पता होना चाहिए यार, इतना ना पूछता है, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि उन्हें ही पता है टीचर लोगों कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा केमिस्ट्री ना पढ़ता, जोलॉजी बॉटनी फिजिक्स ना पढ़ता, 1-2 दिन पहले पढ़े हैं बच्चों की, तो ये हिसाब होता है। तो फाइबुला इज़ द राइट ऑप्शन। 11 को आपका पेपर है, और जिन बच्चों के 9-10 को पेपर थे, 8, 9, 10 में पेपर थे, उनके पेपर सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं, क्योंकि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर चल रहे हैं आजकल, है ना। उस पेशी का नाम बताइए जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है? प्रतिपक्षी पेशी जो होती है, ये इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। सबसे छोटी पेशी का नाम बताइए? स्टेपेडियस। ये क्या है? सबसे छोटी पेशी होती है। याद कर लो बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखोगे याद करोगे मुझे। और BSc 3rd सेमेस्टर की क्लास है, मैं जल्दी शुरू करूँगा, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? 1983 में लागू की गई थी। भारत में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? आप बोलोगे 1983 में लागू की गई थी। बेटा कब लागू की गई थी? 1983 मतलब 1983 में। ठीक है सर, हम समझ गए, अब आगे बढ़ाओ। 42 गठिया की बीमारी है जोड़ों में। अरे यार, जोड़े जो होते हैं ना वो काम छोड़ देते हैं। टांग जब पकड़े है ऐसे से ऐसे ना होती है, ऊपर को टांग, जैसे को टांग रख दी, बहुत दर्द होता है गठिया के। भाई इलाज भी है, ऐसे ना गठिया का इलाज होता है यार। 43 देखते हैं। हेपेटाइटिस बी के टीके के लगाने का मार्ग है अंतरापेशी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। जलन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? आप बोलोगे सर 4 प्रकार की होती है जलन। अब जलन वो वाली जलन ना कि तुमने बहुत शानदार घर बना लिया और मोहल्ले वाले जल रहे हैं, ये दूसरी वाली जलन होती है। ठीक है, जलन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखो जरा 45। निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य का निर्धारक है? आप बोलोगे पर्यावरणीय कारक। ए पे टिक लगा दो। पर्यावरणीय कारक जो होता है वो स्वास्थ्य का निर्धारक है, क्योंकि ज़्यादातर जो रोग फैलते हैं ना वो पर्यावरण से ही फैलते हैं। जब पर्यावरण दूषित होगा तो बीमारियां अपने आप बनने लगेंगी, और आज के ज़माने में यही हो रहा है। दवाइयों का यूज़ होना, मतलब खेती बाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ आजकल यूज़ हो रही हैं, और इसी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। चलिए, पर्यावरणीय कारक इज़ द राइट ऑप्शन। 46 देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा समझते हो? यानी कि आहत के जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, चोटग्रस्त अंगों का शीघ्र संभावित उपचार, संकटकालीन स्थिति को रोकना। डी पे आप टिक लगा दो, और सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। आपदा प्रबंधन योजना क्यों आवश्यक है? आपदा प्रबंधन योजना क्यों आवश्यक है? आप बोलोगे खतरे या जोखिम की रोकथाम। ठीक है, खतरे या जोखिम की रोकथाम, क्षमता निर्माण, बचाव और राहत। डी पे टिक लगा दो, और सभी इज द राइट ऑप्शन। 48 देखो। यदि कोई मानव रोग विश्व के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी महामारी बोलते हैं उसको। यदि कोई मानव रोग विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी बीमारी, सर्वव्यापी महामारी। ठीक है, हाँ, यदि कोई मानव रोग विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी महामारी। जैसे कि अभी कोविड फैल चुका था, है ना, वो सर्वव्यापी महामारी थी। 49 देखते हैं। नेत्र श्लेष्मा शोध मुख्य रूप से संबंधित संक्रमण है। आप बोलोगे आँख से। हाँ, आँख से ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। वयस्कों में हाइपोथायरॉयडिज्म
को कहा जाता है, अरे ये देखियो ये क्या लिखा है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म को कहा जाता है मिक्सोडेमा इज़ अ राइट ऑप्शन। अब ऐसे क्वेश्चन भैया पेपर में आ गए तो दिमाग घूमना तय है। चलिए 51 देखते हैं। रासायनिक जलन के कारण होती है, रासायनिक जलन के कारण होती है अम्ल। रासायनिक जलन जो होती है वो अम्ल के कारण होती है। बड़ा ख़तरनाक होता है, फिल्मों में ही देखा है आपने कि किसी लड़की के ऊपर तेजाब डाल दिया धुआं निकल जाएगा, ये सब खाल पाल मांस पास सब गला देता है, इतना ख़तरनाक एसिड होता है। समझ गए आप? तो अम्ल पे टिक लगा दो, सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, और ऐसा काम जो है बहुत गलत होते हैं। फर्स्ट डिग्री वर्न, एक थर्ड डिग्री वर्न जो मैंने ऊपर बताया था, ये फर्स्ट डिग्री वर्न है का इलाज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट डिग्री वर्न इतना ख़तरनाक नहीं होता है। ठंडा बहता पानी तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम या होना बंद ना हो जाए। सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखो जरा प्यार के साथ में। 53, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही गंध का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है? घ्राण इज़ ए राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से ग्राही जो होता है वो गंध का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है? घ्राण इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 55, मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपीज या स्टरप नामक सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपीज नामक सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है? आप बोलोगे मध्य कान में। ठीक है, मध्य कान मतलब स्टेप्स का नाम सुना, स्टीरअप लिखा, स्टेप्स भी बोलते हैं इसको, स्टेप होनी चाहिए थी, तो वो मध्य कान में प्रेजेंट सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। ये वाली मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेप्स होती है। चलिए, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, मानव शरीर में कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? कान जो होता है वो यार, शरीर कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? कान इज़ द राइट ऑप्शन। ये बात बिल्कुल सही है। अधिकांश बच्चे हार्ट पे लगा आएंगे, हृदय पे लगा आएंगे, ठीक, लेकिन कान रियल ऑप्शन है इसका। 56 देखते हैं, कशेरुकी आँख का वह क्षेत्र जहाँ ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है कहलाता है विलाइन स्पॉट। कशेरुकी आँख का वह क्षेत्र जहाँ ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है कहलाती है विलाइन स्पॉट, विलाइन स्पॉट कहलाती है। ठीक है, 57 देखो, निम्नलिखित में से किसके साथ घ्राण शब्द जुड़ा है? ये सूंघने के साथ जो है ना घ्राण शब्द जुड़ा हुआ है, ये ध्यान देना, सूंघने के साथ घ्राण शब्द जुड़ा हुआ है, याद कर लो, घ्राण मतलब सूंघना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन्हें आप बड़े प्यार से याद कर सकते हो, समझ सकते हो, बस दिमाग में फंसाए रखना। 58 देखते हैं, अगर मगर डगर आदमी की याददाश्त कमज़ोर हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा घायल हो गया? याददाश्त ऐसा होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है आदमी की याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती है। आप जितने आपके अंदर जितनी समझने की क्षमता 20 ईयर्स में होती है, 22 में होती है, 25 में होती है, उतनी समझने की क्षमता आपकी 35 या 36 की एज में नहीं हो सकती। आप जितना 20 ईयर्स की एज में पढ़ सकते हैं, 25, 24, 23 की एज में पढ़ सकते हैं, उतना आप 30 प्लस की एज में नहीं पढ़ सकते। ये बात बिल्कुल रियल है। समझ गए चीज़ को? तो टाइम की बात होती है। तो यहाँ पर आप सी पे टिक लगा दो, सेरिब्रम इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, परितारिका में जो वर्णक बनाती है उसे मेलानोसाइट कहा जाता है कोशिकाओं को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा 60 क्वेश्चन। ओके, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 10th में पढ़ा है, मानव नेत्र सब पढ़ा होगा, आइरिस, दृढ़ पटल, कोरोइड, रेटिना, ठीक है, अंध बिंदु, पीत बिंदु, ये सब पढ़ा, नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ आपने आँख से रिलेटेड सब कुछ पढ़ रखा है ना। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये याद कर लो। जिनका प्रतिबिंब रेटिना से आगे या पीछे बनता है उनको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो सकता है, और उन दोष के लिए आप चश्मे का यूज़ करते हो, है ना। यही तो होता है ना, रेटिना इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61, आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 62, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है? आप बोलोगे समुद्री लहर जो है वो भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट, ये है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अक्सर बाढ़ का अनुभव करता है? असम।
बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है असम के अंदर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अक्सर बाढ़ का अनुभव करता है? असम इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। ज्वालामुखियों से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? ज्वालामुखियों से जो सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस है उसका नाम है जलवाष्प। अरे यार बेचारा जल ही फंसता हर जगह, क्योंकि जल की परसेंटेज ही पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा है, तो जल तो फंसना ही फंसना तय है बिल्कुल। और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? 65 देख लेते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रभावित हुआ है? गाजर, हुदहुद, ओखी इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक असुरक्षित समूह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असुरक्षित समूह नहीं है? आप बोलोगे धनी जमींदार, ये क्या है? एक असुरक्षित समूह नहीं है। चलिए 67 देख लेते हैं। मौसम विभाग ने एक विशेष दिन पर तेज आंधी और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई और राधा छतरी लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह इसे नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि बादलों से बिजली छाता के धातु भागों पर गिर सकती है। इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आपदा संबंधी तैयारियों के, यार सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि ये वाले हैं भूकंप वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे। भूकंप किस कारण आता है? रिएक्टर पैमाना विनाशकारी, निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि ये वाले। रॉक कौन सा? ऐच्छिक मांसपेशियाँ निहित होती हैं। बर्फीला तूफान, निम्नलिखित में चक्रवात भारत, बारिश से पहले आसमान, मस्तिष्क का कौन सा भाग? चलो कोई दिक्कत नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में, ओके कर लो, ठीक है। और 10-12 क्वेश्चन रह गए हैं। चलिए 58 हो गया हमारा, 60 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया हमारा, 63 हो गया, 64 भी हो गया, 65 भी हो गया हमारा, 65 हो गया। चल नहीं हुआ। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रभावित है? गाजा, हुदहुद, ओखी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। निम्नलिखित में से कौन सा एक असुरक्षित समूह नहीं है? आप बोलोगे धनी जमींदार, ये एक असुरक्षित समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। मौसम विभाग ने एक विशेष दिन पर तेज आंधी और बिजली गिरने की भविष्यवाणी की गई और राधा छतरी लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह इसे नहीं ले जाना चाहिए, बादलों से बिजली छाता के धातु भागों पर गिर सकती है। इज़ द राइट ऑप्शन। 68। आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका? ओपरो सभी पे टिक लगा दो, पढ़ लो आप बढ़िया करके। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? आप बोलोगे SARS-CoV-2, ये कोविड-19 के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाली तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? 1 से 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करो। बिजली, भूस्खलन, गड़गड़ाहट, सुनामी, बाढ़ सब एक ही कनेक्शन से हैं, तो भूकंप के कारण हो सकता है बी, डी और ई दोनों। अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं 72, फटाफट तेजी से देख लेते हैं। रिएक्टर पैमाने पर विनाशकारी भूकंप की तीव्रता कितनी होती है? 7 से अधिक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? भूस्खलन आप बोलोगे। अगला क्वेश्चन देखो जरा 74। नीचे दिए गए आपदा न्यूनीकरण उपायों से उस उपाय की पहचान कीजिए जिसे गैर संरचनात्मक के रूप में जाना जाता है। तो पहला चारों ऑप्शन पढ़ लो, A, B, C, D, E एंड E। राइट ऑप्शन है इसका V और D। फटाफट तेजी से मैं करवा रहा हूँ, टाइम बहुत हो गया है। चलिए किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहक तथा रोग का निम्न में से कौन सा मेल करता हुआ जोड़ा गया है? तो ये सैंड फ्लाई फ्लैग इज़ द राइट ऑप्शन। डी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो जरा 77। ऐच्छिक मांसपेशियों में निहित होती है। पक्षपात जो होते हैं वो ऐच्छिक मांसपेशियों में निहित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा फटाफट तेजी से 78। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। पेशी जो होता है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 79। बर्फीली तूफान किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं? आप बोलोगे वायुमंडलीय खतरों के अंतर्गत आते हैं बर्फीले तूफान जो होते हैं, बर्फीले तूफान। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? आप बोलोगे नीलोफर इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। बारिश से पहले आसमान में भारी बिजली की चिंगारी का कारण बनता है आकाशीय बिजली, ये राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। मस्तिष्क का कौन सा भाग हड्डियों को नियंत्रित करता है? आप बोलोगे मेडुला ओब्लंगेटा। बॉटनी में भी आप, उसमें जोलॉजी में भी आपने भर भर के पढ़ रखा है ये वाला। मस्तिष्क का कौन सा भाग हड्डियों को नियंत्रित करता है? मेडुला ओब्लंगेटा इज़ द राइट ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 83, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? विटामिन ए की वजह से रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। 84, एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होने वाला कार्य है, आप बोलोगे शुक्राणुओं का निर्माण, ये एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता, होगा ही नहीं। 85, पुरस्थ ग्रंथि स्राव किसमें प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में। पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में। अगला क्वेश्चन 86, आवर्त चक्र में किस हार्मोन के कम होने से आवर्त होता है? प्रोजेस्टेरोन, ये जो कि महिला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो जरा फटाफट 23 से 88, एक ढलान से चट्टान, मलबे या पृथ्वी के सरकने को निम्न में किस रूप में जाना जाता है? भूस्खलन। अरे यार, एक ढलान से चट्टान, मलबे या पृथ्वी के सरकने को निम्न में किस रूप में जाना जाता है? भूस्खलन के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर पैमाने का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? भूकंपी कंपन मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90, किस राज्य में भूस्खलन प्रमुख समस्या है? उत्तराखंड राज्य में भूस्खलन, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है उत्तराखंड। गए हो आप लोग कभी? नहीं गए? चलो घूम का आना नैनीताल। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि, डी पे आप टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि है? घुटना। घुटना जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि होती है। 93 देखते हैं, मानव शरीर की फीमर हड्डियों को भी कहा जाता है जांघ की हड्डियाँ, इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा 94, लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी सीधी नली जो शुक्राणुओं को लाभदायक पुटिकाओं तक ले जाती है, कहा जाता है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका के नाम से जाना जाता है इसको। 95 देखते हैं, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से एक तो क्वासियोकोर होता है, मेरास्मस होता है, दोनों ए और बी पे टिक लगा दो, दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वही 96, निम्नलिखित में से कौन मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आप बोलोगे श्वासनी, ये मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा नहीं होता। 97, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोवियन या यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोविलियन या यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, मानव में उत्सर्जन प्रणाली के निस्पंदन इकाइयों का नाम बताइए? नेफ्रॉन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, हिलने पास से संबंधित है उत्सर्जन से। हिलने पास जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 100, मानव के प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? आप बोलोगे यूरिया मानव का प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद होता है। 1 यानी कि 101 है, मनुष्य में वृक्काणु के लिए किस प्रणाली का भाग है? उत्सर्जन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बस 102 ही है, लास्ट ही क्वेश्चन है, केंचुए का उत्सर्जन उत्पाद है अमोनिया, यूरिया और क्रिएटिनिन के निशान। तभी तो बोला जाता केंचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है। केंचुआ भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो। पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं इस लेक्चर में, और अब तुम खुद देख लो कैसे कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से कवर करना, पढ़ना, समझना, क्योंकि यही क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।